तो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्रीडम एग्रो क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। अपन पढ़ रहे थे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का आज का अपना ये पांचवा लेक्चर। अपन ने जेनेटिक्स की कुछ बेसिक बेसिक चीजों के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन फर्स्ट जेनेटिक्स को लगभग कंप्लीट कर देंगे, फिर अपन स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में सेकंड जेनेटिक्स। ठीक है, तो अपन आज पढ़ेंगे लिंग निर्धारण। क्या लिंग निर्धारण? अपन को भ्रूण के अंदर ही इसी का पता करना कि वो नर है या मादा है, उसका पता करना। ये 3 प्रकार से होता है, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपन क्या पढ़ेंगे? लिंग निर्धारण पहला अपना टॉपिक आता है, लिंग निर्धारण। ठीक है, इसके अंदर अपन ये लिखेंगे भ्रूण भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था में ही नर या मादा का पता करना क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण कहलाता है। भ्रूण अवस्था में नर या मादा का पता करना ही क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं इसके एग्जाम्पलों की। इसके 3 एग्जाम्पल है। पहले तो अपन बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पलों की। एक तो होता है एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का। फर्स्ट तो ये है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल की अपन बात करेंगे इधर ही थोड़ा, वो होता है जेड 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 डब्ल्यू प्रकार का। थर्ड एग्जाम्पल की अपन बात कर लेंगे, तो थोड़ा सा इधर लिखने दो। ये होता है जेड 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 डब्ल्यू प्रकार का। फिर एक एग्जाम्पल और आता है, वो आता है जेड 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 जीरो प्रकार का। जीरो या ओ प्रकार का भी कह सकते हो आप। ठीक है, ओ प्रकार का। ये अपना तीनों एग्जाम्पल, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों के तीनों एग्जाम्पल। अब इन एग्जाम्पलों के बारे में अपन चर्चा करता है। इसके अंदर जो एक्स एक्स है वो तो होती है मादा, और एक्स वाई होता है वो क्या होता है? नर। ये कैसा है? विषम युग्मजी। ये विषम युग्मजी अवस्था ही क्या बताती है? लिंग निर्धारण का अपन को पता बताती है। लिंग निर्धारण का पता इससे चलता है। ये होता किस किस के अंदर है? ये होता है मानव में और ड्रोसोफिला में। इसका एग्जांपल है मानव और ड्रोसोफिला में, एक्स एक्स और एक्स वाई। आपने सुना होगा नर के अंदर टोटल कितने, वो मानव के अंदर टोटल कितना होता है? 46 गुणसूत्र होता है, जिसमें से 44 तो अपने पास क्या होता है? समान पेयर होता है, और एक होता है एक्स या एक्स वाई या एक्स एक्स वाले, एक्स एक्स वाले गुणसूत्र होता है। ये किसको बताता है? नर, वो मानव और ड्रोसोफिला में बताता है। अब अपन बात करते हैं जेड जेड और जेड वाई की। जेड जेड और जेड डब्ल्यू, सॉरी वाई ने जेड डब्ल्यू प्रकार की। इसके अंदर अपन को जो जेड जेड वाला है, जो ये जेड जेड वाला है, ये तो अपन को नर के बारे में बताता है। जेड डब्ल्यू है वो किसके बारे में बताता है? मादा के बारे में। इसके अंदर अपन को मादा के बारे में कौन बताता था? एक्स एक्स, समान समान वाले। और इसके अंदर विषम युग्मजी मादा के बारे में बताएगा, विषम युग्मजी मादा के बारे में बताएगा। अब इसका एग्जांपल ये किस किस के अंदर पाया जाता है लिंग निर्धारण का, अपन को पता करना। ये तो पक्षी में पाया जाता है, सरीसृप में पाया जाता है, और मछली के अंदर पाया जाता है। पक्षी में, सरीसृप में और मछली में पाया जाता है, और तितली के अंदर भी पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तितली में पाया जाता है। अब बात करते हैं जेड जेड और जेड जीरो प्रकार की। इसके अंदर अपन को सेम इसी का सेम रहेगा। जैसे कि एक्स एक्स ये मादा का था, तो ये जेड जेड ये भी मादा का रहेगा। और इसमें लिंग निर्धारण का पता अपन को किससे चलता है? जेड जीरो से। किससे चलता है? जेड जीरो से चलता है। किससे चलता है? जेड जीरो से चलता है। अब बात करेंगे इसके अंदर अपन इसके एग्जाम्पलों की। ठीक है, अब ये पाया जाता है एक तो कीटो के अंदर, और एक पाया जाता है एस्करीस, कीटो में, एस्करीस में। और इसी के साथ अपन बात करते हैं कोक्रोच में, कीटो में, एस्करीस में, कोक्रोच में, और निमेटोड में। किसमें? निमेटोड में। ये इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये पूरा बताया है, तो मैं इसको एक बार लिख के बता देता हूँ। ठीक है, इसी कड़ी के अंदर अपन आगे चलता है। तो अब बात कर लेते हैं एक्स एक्स। ये तो किसके बारे में बताता है अपन को? मादा के बारे में। किसके बारे में बताता है? मादा के बारे में। और एक्स वाई, एक्स वाई ये अपन को किसके बारे में बताता है? एक्स वाई
ये अपन को बताता नर के बारे में। ये क्या है? नर के बारे में। और ये कैसा था? विषम युग्मजीय अवस्था में। कैसा होता है? विषम युग्मजीय अवस्था में। विषम युग्मजीय अवस्था में होता है। और यही अपन को क्या बताता है? लिंग निर्धारण। लिंग का पता अपन को इससे चलता है। लिंग निर्धारण का पता किससे चलता है? इससे ही चलता है अपन को। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पलों की। किसकी? एग्जाम्पलों की। तो ये पाया जाता है एक तो मानव में और एक ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला में। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट स्टेप पर चलता है इसकी। कौन सा वाला? जेड जेड और जेड डब्ल्यू की। जो जेड जेड है, क्या है? जेड जेड, ये किसके अंदर पाया जाता है? इसके अंदर तो मादा आ रही है समान में, पर इसमें मादा नहीं आएगी, ये याद रखना। इसके अंदर आएगा नर। इसमें क्या आएगा? ये नर, नर में होता है। और जेड जीरो डब्ल्यू ये पाया जाता है मादा में। किसमें? मादा में। ये क्या होता है? विषम युग्मजीय अवस्था में। वो का कोई विषम युग्मजीय अवस्था में होता है। कैसा होता है? विषम युग्मजीय। समान नहीं है, विषम विषम अलग अलग। और यही अपन को क्या बताता है? लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण। ठीक है, अब इसके बात कर लेते हैं एग्जाम्पलों की। इसके एग्जाम्पलों की, ये एक तो पाया जाता है पक्षी में। पक्षी में, मछली में। पक्षी में, मछली में। और बात करते हैं अपन पक्षी, मछली और इसी के साथ सरीसृप। पक्षी, मछली, सरीसृप में। पक्षी, मछली, सरीसृप में पाया जाता है। और तितली में। तितली। अब बात करते हैं अपन अगले इसकी। इसके अंदर तो अपन को बदल दिया, पर ये और ये दोनों क्या समान है। इसमें एक्स एक्स मादा का और इसमें जेड जेड ये भी क्या है? मादा का। ये किसका रहता है? मादा का। अब बात कर लेते हैं अपन इसकी। ये होता है नर का। ये क्या होता है? नर का। अब ये अलग अलग है तो ये क्या हो जाएंगे? विषम युग्मजीय अवस्था। ये फिर से मेरे को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है विषम युग्मजीय अवस्था क्यों होती है। जो दोनों एलील अलग अलग होती है वो विषम युग्मजीय, दोनों एलील समान होती है वो समयुग्मजीय। ठीक है, अब यही क्या करता है? लिंग निर्धारण का पता। लिंग निर्धारण का पता इससे वो चलता अपन को। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पलों की। इसके एग्जाम्पलों की, तो ये किसके अंदर पाया जाता है? एक तो कीटों में। कीटों में। कीटों में पाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं कीटों के साथ ये पाया जाता है एस्केरिस में। कीटों में और इसी के साथ अपन बात करते हैं एस्केरिस। कीटों में, एस्केरिस में और कॉकरोच में। कॉकरोच के, ये कॉकरोच भी खाएगा, कीटों में ही आएगा। फिर अपन इसी के अंदर बात कर लेते हैं नीमेटोड में। किसमें? नीमेटोड में। किसमें? नीमेटोड में। ठीक है, किसमें पाया जाता है? नीमेटोड में। अब अपन ने बात कर ली लिंग निर्धारण का। अपन को मतलब क्या होता है? भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में ही नर व मादा का पता करना। भ्रूण अवस्था में नर व मादा का पता करना, ये क्या होता है? लिंग निर्धारण होता है। अब बात करते हैं अपन इसके एग्जाम्पलों की। अब क्या बात करेंगे? इसके एग्जाम्पलों की। तो इसके एग्जाम्पल 3 है, ये मैं आपको पूरा बता चुका हूं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है मानव में लिंग का निर्धारण। अभी तक तो अपने ये लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ रहे थे, अब अपन पढ़ेंगे मानव में लिंग निर्धारण। नेक्स्ट टॉपिक आता अपना मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण। अब आपको ये पता करना है कि मानव में लिंग निर्धारण का पता कैसे चलता है। मानव के अंदर लिंग निर्धारण का पता अपन को जो वाई गुणसूत्र होता है ना, वाई गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, ये नर व मादा के अंदर जो वाई गुणसूत्र होता है, इस पर क्या पाई जाती है? सैड जीन। सैड जीन पाई जाती है। इस सैड जीन से ही अपन को क्या पता चलता है? लिंग निर्धारण का मानव में। किससे पता चलता है अपन को? सैड जीन से। तो अपन लिखते हैं यह है लिंग निर्धारण। यहां, सॉरी, यहां लिंग निर्धारण, यहां लिंग निर्धारण वाई गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र पर
उपस्थित, वाई गुणसूत्र पर उपस्थित सेट जीन, सेट जीन से पता चलता है। अब ये सेट जीन होती है, ये क्या होती है, एक सेट जीन के बारे में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मान लीजिए, समझ लीजिए, सेट जीन सबसे छोटी जीन है। कैसी है? सबसे छोटी जीन है। कैसे है? सबसे छोटी जीन है, ठीक है। सेट जीन होती है वो सबसे छोटी जीन है। अब इसके अंदर लिंग निर्धारण के अंदर, मानव में लिंग निर्धारण के अंदर पढ़ लिया, मानव में लिंग निर्धारण का पता कैसे चलता है? वाई गुणसूत्र पर उपस्थित क्या होनी चाहिए? सेट जीन, सेट जीन, इससे ही अपन को क्या चलता है? लिंग निर्धारण का पता। अब इसी चीज के अंदर अपन आगे चलता है। अपने पास तीन टर्म आती है, एक तो आती है प्रोगेमी, दूसरी आती है मेटागेमी, प्रोगेमी, दूसरी आती है सिनगेमी, मेटागेमी नहीं आती, सॉरी, तीसरी आती है मेटागेमी। अब देखो इनके बारे में पता चलता करता है अपन। पहली प्रोगेमी, दूसरी सिन गेमिंग, फिर तीसरी मेटा गेमिंग। अब देखिए प्रोगेमिन के अंदर क्या होता है? प्रोगेमिन के अंदर क्या होता है? निषेचन से पहले लिंग निर्धारण का पता चलना। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे निषेचन से पहले लिंग लिंग निर्धारण का पता चलना। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आएगा ड्रोन, ड्रोन जो आपने काफी घरों में देखा हुआ है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में गर्मियों के समय में वो उड़ते रहते हैं, उन्हीं ड्रोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ आएगा निषेचन के बाद में, निषेचन के समय, इसमें आएगा समय, लिंग निर्धारण का पता चलना। मैक्सिमम जीवो में यही होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम जीवो में, मैक्सिमम जीवो में ये सिनगेमी होता है, वो ही होता है। फिर इसमें आएगा निषेचन के बाद में, बाद में लिंग निर्धारण का पता चलना। तो इसके अंदर क्या आएगा? मगरमच्छ, 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 ठीक है, इसमें आएगा मगरमच्छ। अब अपन एक चीज की और चर्चा कर लेते हैं। मानव में लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं एक चीज आपको सिंपल वे बता देता हूँ। ऐसे तो मैंने थोड़ी सी अभी बताई थी, उसको मैं पूरा खोल के एक बार बता देता हूँ। क्या होता है? मानव होता है, मानव, मानव में टोटल क्या होता है? कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, 46। अब इस 46 में से अपन बात कर लेते हैं 44, और जो 44 गुणसूत्र होते हैं एक तो, और दो गुणसूत्र होता है, वो कैसे होता है? लिंग निर्धारण के, लिंग निर्धारण के, कैसे होता है? लिंग निर्धारण के होता है। अब इस 44 गुणसूत्र है, ये कैसे होता है? अलिंग निर्धारण, अलिंग निर्धारण, अलिंग निर्धारण वाले गुणसूत्र होते हैं। अब ये अलिंग निर्धारण वाले गुणसूत्र होते हैं, ये नर व मादा में कैसे होता है? समान होता है। नर व मादा में कैसे होता है? समान होता है। नर व मादा में कैसे होते हैं? समान होता है। 44 गुणसूत्र। लेकिन ये दो गुणसूत्र है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है और इन्हीं का सबसे ज्यादा महत्व है। ये दोनों गुणसूत्रों में से नर की बात करते हैं और फिर अपन बात करते हैं मादा की, नर और मादा की। नर के अंदर तो गुणसूत्र कौन कौन से पाया जाता है? नर के अंदर गुणसूत्र कौन कौन से पाया जाता है? एक तो पाया जाता है एक्स वाई, और एक पाया जाता है एक्स एक्स, ये गुणसूत्र पाया जाता है। नर में तो कौन सा पाया जाता है? एक्स वाई, मादा में, नर में एक्स वाई और मादा में एक्स एक्स पाया जाता है। ये अपना मानव का कंप्लीट हो गया, ठीक है। मानव के अंदर टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। इन 46 गुणसूत्रों में से 44 गुणसूत्र तो अपने पास कैसे होता है? अलिंग निर्धारण, जिनका अपन को पता नहीं चलता। और ये दो गुणसूत्र पाए जाते हैं ना, ये कैसे होता है? लिंग निर्धारण का अपन को पता बताते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो नर के अंदर कितने वो गुणसूत्र, कौन से गुणसूत्र होता है? एक तो एक्स वाई,
नर में और मादा में एक्स एक्स। नर बनेगा तो ये 44 तो समान रहेंगे और तो आ जाएगा आपके पास ये एक्स वाई, और मादा बनेगी तो क्या हो जाएगा एक्स एक्स गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा। अब चलते हैं अपन आगे इसी कड़ी के अंदर बढ़ते हुए। अब पढ़ेंगे अपन पहले बहुजीन वंशागति, फिर पढ़ेंगे कोशिका द्रव की वंशागति। बहुजीन वंशागति, इसके अंदर क्या होता है, एक लक्षण होता है, एक लक्षण के लिए दो या दो से अधिक जीन जिम्मेदार होती है। अब इसके अपन बात करते हैं एग्जाम्पलों की। इसमें आपके पूछा ये जाता है बहुजीन वंशागति का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो एक तो होता है गेहूं में जो दानों का रंग होता है ना, उसके लिए दो जीन जिम्मेदार होती है। जीन तो एक ही जिम्मेदार होनी चाहिए, पर कितनी होती है, दो जीन जिम्मेदार होती है। और ये मानव की त्वचा, अपनी जो त्वचा है इसके लिए तीन जीन जिम्मेदार होती है। मानव की त्वचा के लिए तीन जीन जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ेंगे बहुजीन वंशागति। किसके बारे में, बहुजीन वंशागति। बहुजीन वंशागति। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए समझिए। एक लक्षण, एक लक्षण, एक लक्षण का नियंत्रण है ना, दो या दो से अधिक जीनों के द्वारा होता है। दो या दो से अधिक जीनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जीनों के द्वारा होता है। क्या होता है, नियंत्रण होता है। क्या होता है, नियंत्रण। क्या होता है, नियंत्रण होता है। ठीक है, अब इसी कड़ी के अंदर अपन आगे चलते हैं इसके एग्जाम्पलों की। इसके एग्जाम्पलों की, इसका एग्जाम्पल आता है, फर्स्ट एग्जाम्पल, गेहूं में दानों का रंग। कितनी जीन जिम्मेदार होती है, दो जीन। फिर बात कर लेते हैं इसका सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इसी का, तो वो होता है मानव में त्वचा त्वचा का रंग। कितनी जीन जिम्मेदार होती है, तीन जीन जिम्मेदार होती है। कितने जीन जिम्मेदार होती है, तीन। अब बात करेंगे अपन कोशिका द्रव में वंशागति। कोशिका द्रव में वंशागति होती है, वो होती है दो प्रकार से। कैसी होती है जीनों की वंशागति, दो प्रकार से। एक तो होती है साइटोजीन और एक होती है कैरियोजीन। साइटोजीन कोशिका द्रव में, और कोशिका द्रव में, और कैरियोजीन केंद्रक में। केंद्रक में। साइटोजीन दो प्रकार से होती है, एक तो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, एक होती है हरित लवक में। एक माइटोकॉन्ड्रिया में, एक हरित लवक में। अब बात करते हैं फिर साइटोजीन के एग्जाम्पलों की। जो मेराबिलस पादप है ना, मेराबिलस पादप, उसकी जो शाखा का रंग होता है ना, उसकी शाखा का रंग किसके कारण होता है, ये कोशिका द्रव की वंशागति के कारण। किसके कारण होता है, कोशिका द्रव की वंशागति के कारण। और मक्के में नरबंधता, मक्के में नरबंधता भी किसके कारण होती है, कोशिका द्रव की वंशागति के कारण। इसी कड़ी के अंदर अपन आगे चलते हैं। मक्के में जो रंजकहीन आता है, रंजकहीनता, रंग नहीं आता कभी कभी, वो मक्के के जो दाने होते हैं ना, उनका रंग नहीं आता, वो भी किसके कारण होता है, कोशिका द्रव की वंशागति के कारण। तो अपना अगला जो टॉपिक है वो होता है कोशिका द्रव की वंशागति। ये क्या होती है, जीन है, एक जीन है। इस जीन की वंशागति दो प्रकार से होगी। एक तो होगी साइटोजीन और एक होती है कैरियोजीन। साइटोजीन की बात करते हैं अपन, पहली साइटोजीन, दूसरी कैरियोजीन। साइटोजीन कहां पर पाई जाती है, केंद्र, सॉरी कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में। कैरियोजीन की बात करते हैं, ये कहां पर पाई जाती है, केंद्रक में। ये दो प्रकार से होती है। कितनी होती है, दो प्रकार से। माइटोकॉन्ड्रियम, एक तो पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रियम, और एक पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया और एक हरित लवक में, हरित लवक में।
आप पूछोगे कैसे पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लौह में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको पता है कि डीएनए पाया जाता है, और हरित लौह में भी डीएनए पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। उस डीएनए के ऊपर क्या पाई जाती है, जीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जीन पाई जाती है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। अब बात करेंगे अपन इनके एग्जाम्पलों की। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, मीरा पीलस पादप में शाखा का रंग, रंग, ठीक है। दूसरा, इसका दूसरा एग्जांपल, मक्का में, मक्के में नर मंदता। तीसरा एग्जांपल, मक्के में रंजक हीनता, मक्के में रंजक हीनता, मक्के में रंजक हीनता। ये अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करेंगे, इसमें एक टॉपिक और रहा है, वो है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत के बारे में। ओके, आप इतने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अपन आगे, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे वंशागति का, वो अपन पढ़ेंगे वंशागति में गुणसूत्रीय सिद्धांत। वंशागति में गुणसूत्रीय सिद्धांत ये किसने दिया था, सैटन व बाबेरी ने। किसने दिया था, सैटन व बाबेरी ने। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, जो कोशिका होती है उसमें जितनी भी जीने पाई जाती है वो कहां पर पाई जाती है, केंद्रक में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, केंद्रक में पाई जाती है। फिर इसी के अंदर अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट, जो केंद्रक में कहां पर पाई जाती है, गुणसूत्रों पर पाई जाती है। अब जो जीनों का अलग होगा, एक तो अलग होना और जुड़ना, वो किस पर निर्भर करता है, गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, गुणसूत्रों पर। ये जीन होती है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सेतु का निर्माण करती है। कैसे, जो किसी पेरेंट्स है, उस पेरेंट्स की जीन किसमें जाएगी, उसके बच्चे में जाएगी। तो वो क्या कर रही है, सेतु का निर्माण कर रही है। फिर उसके बच्चे में जाएगी, फिर उसके बच्चे में जाएगी। तो क्या कर रही है, सेतु का निर्माण कर रही है। अब देखिए सेतु का निर्माण क्यों करती है, कैसे करती है, कारण है इसका। भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में जो जीनी होती है वो नर व मादा में कैसी होती है, तो नर व मादा के अंदर से ट्रांसलेट होगी, जाएगी। तो वो कैसे जाएगी, समान योगदान रहेगा नर व मादा का। भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था, भ्रूण की अवस्था में आनुवंशिक संगठन में नर व मादा का क्या होता है, बराबर योगदान होता है। इसी कड़ी के अंदर मैं आपको लिखा देता हूँ आगे चलते हुए। तो अपना आता है वंशा गति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। गुणसूत्रीय सिद्धांत, ठीक है। गुणसूत्रीय सिद्धांत, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत की बात करता है। इसके अंदर ये किसने दिया था, ये दिया था सैटन व बाबेरी ने। सैटन व बाबेरी ने दिया था। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, जितनी भी सारी जीनें पाई जाती है केंद्रक में पाई जाती है। केंद्रक में, केंद्रक में सभी जीन पाई जाती है। केंद्रक में सभी जीन पाई जाती है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की, कहां पर पाई जाती है सारी सारी जीनें, केंद्रक में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो ये सारी सारी जीनें कहां पर पाई जा रही है, केंद्रक में पाई जा रही है। अब इसके अंदर ये आता है जीनों का अलग होना और जुड़ना, जुड़ना ये किस पर निर्भर करता है, गुणसूत्रों पर। जीनों का, जीनों का अलग, अलग होना व जुड़ना गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, गुणसूत्रों पर निर्भर करता है।
नेक्स्ट इसी के अंदर पॉइंट आता है कि अब ये तो हो गया फर्स्ट हाफ, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट ये आता है कि जो जीन होती है ना, जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसका निर्माण करती है? सेतु का। जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सेतु सेतु का निर्माण करती है। सेतु का निर्माण करती है। फिर फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि भ्रूणीय अवस्था में आनुवंशिक संगठन नर व मादा का क्या होता है? बराबर योगदान होता है। नर व मादा का क्या होगा? बराबर योगदान होगा। भ्रूणीय अवस्था में नर व मादा भ्रूणीय अवस्था में आनुवांशिक संगठन में भ्रूणीय अवस्था में आनुवांशिक संगठन में नर व मादा का बराबर योगदान होता है। क्या होता है? बराबर योगदान होता है। ठीक है, अब अपन चर्चा कर रहे थे किसकी? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। ये किसने दिया था? सैटन व बावेरी ने। किसने दिया था? सैटन व बावेरी ने। और इसके अंदर क्या होता है? जितनी भी जो कोशिका के अंदर जीन पाई जाती है वो कहां पर पाई जाती है? केंद्रक में होती है। कहां पर होती है? केंद्रक में होती है। ये आपके लिए इंपोर्टेंट है ना, कहां पर होती है? केंद्रक में होती है। फिर बात करते हैं जीनों का अलग और जोड़ना किस पर निर्भर करता है? गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर आता है जीन होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसका निर्माण करती है? सेतु का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सेतु का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी? सेतु का निर्माण करती है। फिर आती है भ्रूणीय अवस्था में जो आनुवंशिक संगठन इसका नर व मादा का क्या होता है? बराबर योगदान होता है। क्या होता है? बराबर योगदान होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और आपको कुछ इसमें मेरे अब तक पढ़ाए हुए में कुछ गलतियां लगे तो हमें बताइए आप, कैसी कि हमारी गलतियां हो रही है तो हम उस पर सुधार करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।